नमस्कार और स्वागत है इस खास बातचीत में। आज हमारे सामने है ले लोन्स की किताब हाउ टू टॉक टू एनीवन। इसमें छोटी छोटी मतलब 92 तरकीबें हैं जो किसी से भी बेहतर ढंग से बात करने और जिंदगी में आगे बढ़ने में मदद कर सकती हैं, चाहे वो सामाजिक दायरा हो, दफ्तर हो या फिर निजी रिश्ते। हमारा इरादा ये है कि इस किताब से उन असली मोतियों को चुने जो सुनने वालों को अपने बातचीत सुधारने में वाकई मदद करे और लोगों को बेहतर समझने में भी, मतलब बिना जानकारी के बोझ तले दबे। हम सिर्फ क्या नहीं बल्कि क्यों पर भी गौर करेंगे कि भाई ये तरीके काम क्यों करते हैं। और इन विचारों की तह तक जाने के लिए हमारे साथ हमारे विशेषज्ञ साथी भी मौजूद हैं। बिल्कुल। और ये किताब इस बात पर जोर देती है कि बातचीत में छोटी छोटी चीजें कितना बड़ा असर डाल सकते हैं। ये महज टिप्स नहीं हैं, बल्कि लोगों से जुड़ने के मनोविज्ञान को समझने का एक तरीका है। आज हम कुछ सबसे कारगर तरीकों पर गहराई से बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं उस पहले जादुई लम्हे से, पहली छाप। किताब कहती है कि पहले कुछ सेकंड ही तय कर देते हैं कि सामने वाला आपके बारे में क्या सोचेगा, वो भी बिना आपके एक शब्द कहे। ये तो कमाल की बात है। हाँ, सुनने में अविश्वसनीय लगता है पर ये सच है। लॉन्स कहती हैं कि किसी के बारे में हमारी मतलब करीब 80% राय तो उनके हाव भाव, उनके चलने फिरने के ढंग और चेहरे के भावों से ही बन जाती है। शब्द तो बहुत बाद में आते हैं। और आज की भागदौड़ भरी दुनिया में तो लोग बहुत जल्दी राय बनाते हैं। आपका शरीर आपके शब्दों से पहले बोलता है। राइट। जैसे वो कैरिकेचर आर्टिस्ट का जिक्र है ना, रॉबर्ट ग्रॉसमैन, जो सिर्फ देखकर ही लोगों के व्यक्तित्व का सार पकड़ लेते थे। तो फिर इस पहली बिना शब्दों वाली बातचीत को कैसे संभालें? किताब में एक दिलचस्प तकनीक है, द फ्लूडिंग स्माइल। ये क्या है? क्या ये बस हर वक्त मुस्कुराते रहना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये वो तुरंत वाली पेशेवर मुस्कान नहीं है जो हम अक्सर देखते हैं। फ्लडिंग स्माइल एक धीमी, गर्मजोशी भरी मुस्कान है जो धीरे धीरे आपके चेहरे पर फैलती है, जैसे कोई बाढ़ आ रही हो। ऐसा लगता है कि ये मुस्कान खास उसी व्यक्ति के लिए है जिसे आप देख रहे हैं। ये ज्यादा सच्ची और कह सकते हैं निजी लगती है। किताब में वो मिसी का उदाहरण है ना? हाँ, मिसी, जो बाद में कहलाई। हाँ, जो सीईओ बनने के बाद अपनी मुस्कान को धीमा करके ज्यादा प्रभावशाली बन गई। उसकी मुस्कान ज्यादा गहरी और भरोसेमंद लगने लगी थी। ये दिलचस्प है। अच्छा, मुस्कान के अलावा पोस्चर, मतलब खड़े होने का अंदाज, वो भी बहुत मायने रखता होगा। बिल्कुल बिल्कुल। लॉन्ड्स एक मजेदार विजुअलाइजेशन तकनीक बताती हैं, हैंग बाय योर टीथ। कल्पना करें कि हर दरवाजे से गुजरते वक्त आप अपने दांतों से एक अदृश्य रस्सी को पकड़ रहे हैं जो आपको ऊपर खींच रही है। अरे वाह! सुनने में अजीब है, पर यह तुरंत आपके कंधे पीछे रीढ़ सीधी और सिर ऊंचा कर देता है। ये एक आत्मविश्वास भरा विजेता जैसा पोस्चर है। इसके साथ ही एक और चीज, लिमिट द फिजिट। अच्छा। यानी बेवजह हिलना डुलना, चेहरे या बालों को छूना बंद करना। ये छोटी छोटी हरकतें घबराहट या कभी-कभी झूठ का संकेत दे सकती हैं। याद है वो हेडहंटर हेलेन का किस्सा? हाँ, याद है। जो उम्मीदवार के फिजिट करने से समझ जाती थी कि कुछ गड़बड़ है। तो स्थिर रहना विश्वसनीयता बढ़ाता है। ठीक है, तो पहली छाप मजबूत हो गई, अच्छी मुस्कान, बढ़िया पोस्चर, कोई फिजिटिंग नहीं। लेकिन अब बात कैसे शुरू करें? बहुत से लोगों को ये छोटी बातें या स्मॉल टॉक शुरू करना बड़ा मुश्किल लगता है। हाँ, ये तो है। और किताब कहती है कि इसका मकसद कोई गहरी फिलॉसफी झाड़ना नहीं है, बल्कि सिर्फ सामने वाले को सहज महसूस कराना है। लोन्स अपना ही मजेदार किस्सा बताती हैं। हाँ, वो प्रॉम वाला। हाँ, जब टीनेज में प्रॉम के लिए लड़के को बुलाते हुए घबराहट में गलत नंबर मिला दिया और वो अनजान लड़का डॉनी फिर भी मान गया और डेट अच्छी रही। कमाल है। तो मुद्दा यह है कि शुरुआत हल्की फुल्की होनी चाहिए। तो इसकी कोई खास तरकीब, कुछ स्पेसिफिक? हाँ, एक बहुत जरूरी तकनीक है, मेक अ मूड मैच। यानी बातचीत शुरू करने से पहले एक पल रुककर सामने वाले के मूड को भांपें। क्या वो थके हुए हैं, शांत हैं, उत्साहित हैं या जल्दी में हैं? अपनी ऊर्जा का स्तर उनसे मिलाएं। अगर कोई शांत है तो सीधे हाई एनर्जी में बात ना शुरू करें। अच्छा। पहले उनके स्तर पर आएं, फिर धीरे धीरे माहौल बनाएं। वो फ्रेंच रेस्टोरेंट वाले मेटर डी का उदाहरण याद है? हाँ, जो बहुत रूखा था। हाँ, उसका मूड खराब था और उसने उत्साहित ग्राहक की भी हवा निकाल दी। तो मूड मैच करने से आप थोपे हुए नहीं लगते। और ये बात भी है कि आप क्या कहते हैं इससे ज्यादा जरूरी है कैसे कहते हैं। बिल्कुल, यही है प्रोसेक विद पैशन तकनीक। शुरुआत में आपकी बातें भले ही साधारण हो, मौसम कैसा है, आसपास क्या चल रहा है, लेकिन अगर आप उन्हें जोश,
गर्मजोशी और दिलचस्पी से कहेंगे तो लोग जुड़ेंगे। हायाकावा का वो ट्रेन वाला किस्सा बहुत सटीक है। हाँ, द्वितीय विश्व युद्ध के समय वाला। हाँ, एक जापानी मूल का अमेरिकी नागरिक होने के नाते उन पे शक था, पर उन्होंने साधारण बातों को इतने जुनून और सच्चाई से कहा कि अमेरिकी दंपत्ति का तनाव कम हो गया। आपकी आवाज का लहजा, आपकी आंखों की चमक, वो मायने रखती है। बातचीत शुरू करने का कोई और मजेदार तरीका भी बताया क्या किताब में? एक है व्हाट्स इट, मतलब कुछ अनोखी चीज पहनना या साथ रखना, जैसे कोई खास पिन, कोई अलग सी टाई या कोई दिलचस्प किताब। अच्छा, जिससे लोग नोटिस करें। हाँ, ये लोगों को टिप्पणी करने का बहाना देता है और बातचीत खुद ब खुद शुरू हो जाती है। इसे एक कॉन्वर्सेशन स्टार्टर पीस कह सकते हैं। अच्छा, तो बातचीत शुरू हो गई, अब उसे आगे कैसे बढ़ाएं? खासकर जब लगे कि बातें खत्म हो रही हैं, वो साइलेंस आ जाता है। हाँ, वो ऑकवर्ड साइलेंस। यहां पर सुनने की कला काम आती है। एक तकनीक है बी अ वर्ड डिटेक्टिव। ध्यान से सुने कि सामने वाला किन शब्दों या विषयों पर जोर दे रहा है या कौन से असामान्य शब्द इस्तेमाल कर रहा है। ये सुराग हो सकते हैं कि वो असल में किसके बारे में बात करना चाहते हैं। जैसे वो मिसेस ओटिस का किस्सा था ना। हाँ, जो पौधों की बात कर रही थी। हाँ, बार बार पौधों का जिक्र कर रही थी, जो असल में उनके बागवानी के शौक और उनके दिवंगत माली पति की तरफ इशारा था। तो उन शब्दों को पकड़ना होता है। और शायद फोकस भी खुद से हटाकर सामने वाले पर रखना जरूरी है ना? बिल्कुल। ये है द स्विवलिंग स्पॉटलाइट तकनीक। कल्पना करें कि बातचीत एक स्टेज है और आपके पास एक स्पॉटलाइट है। इसे ज्यादातर समय सामने वाले पर रखें। उनसे सवाल पूछें, उनकी बातों में दिलचस्पी दिखाएं। आप जितने कम अपने बारे में बोलेंगे, उतने ही दिलचस्प लगेंगे। सेल्स में ये खासतौर पर कारगर है। ग्राहक को लगता है कि आप वाकई उनमें रुचि रखते हैं, उनके प्रोडक्ट में नहीं। लेकिन अगर बातचीत सचमुच अटक जाए, मतलब कुछ सूझ ही न रहा हो कि क्या कहें, तब एक बहुत आसान तकनीक काम आ सकती है, पैरोटिंग, तोता बनना। तोता बनना। हाँ, मतलब बस सामने वाले के कहे आखिरी 2-3 शब्दों को सवालिया अंदाज में दोहरा दें। जैसे अगर कोई कहे, मैंने वीकेंड पर एक कमाल की फिल्म देखी, आप कहें, कमाल की फिल्म? अच्छा। इससे गेंद वापस उनके पाले में चली जाती है और उन्हें लगता है कि आप ध्यान से सुन रहे हैं। फिन का वो स्विनी टॉड वाला किस्सा याद है? हाँ, जिसमें वो घंटों बोलता रहा। हाँ, लेखिका बस उसके आखिरी शब्द दोहराती रही और वो बोलता गया। पर हाँ, इसे थोड़ा सावधानी से इस्तेमाल करना चाहिए ताकि रोबोटिक ना लगे, पर मुश्किल पलों में ये लाइफ सेवर हो सकता है। ये तो बहुत प्रैक्टिकल तरकीबें हैं। अब जरा बात करते हैं उन लोगों की जिन्हें हम बड़े लोग या वीआईपीज कहते हैं। क्या उनके बात करने का तरीका सच में अलग होता है? किताब के अनुसार हाँ, कुछ सूक्ष्म अंतर होते हैं। जैसे वो मिलते ही सीधे ये नहीं पूछते, आप क्या करते हैं, व्हाट डू यू डू। ये थोड़ा सीधा और कामकाजी सवाल माना जाता है। तो फिर वो क्या पूछते हैं? ज्यादातर वो पूछते हैं, आप अपना ज्यादातर समय कैसे बिताते हैं? हाउ डू यू स्पेंड मोस्ट ऑफ योर टाइम? हाँ, ये ज्यादा खुला हुआ और शालीन सवाल है। ये सामने वाले को मौका देता है कि वो अपने काम, शौक, परिवार या किसी भी चीज के बारे में बात कर सकें। इससे पूछने वाला भी ज्यादा परिष्कृत लगता है, जैसे वो समझता है कि लोगों की पहचान सिर्फ उनके काम से नहीं होती। और जब हमसे पूछा जाए कि हम क्या करते हैं, तब कैसे जवाब दें? तब वो नटशेल रिज्यूमे तकनीक काम आती है। सिर्फ अपना पदनाम न बताएं, जैसे इंजीनियर या टीचर। अपने काम को इस तरह बताएं कि सुनने वाले को उसका फायदा समझ आए या उसमें दिलचस्पी पैदा हो। जैसे वो हेयरड्रेसर ग्लोरिया का किस्सा था। हाँ, जिसने लेखिका को ग्राहक बना लिया था। हाँ, उसने लेखिका, जो एक बिजनेस कंसल्टेंट थी, को बताया कि वो ऐसे हेयर स्टाइल बनाती है जो दिन में ऑफिस के लिए सख्त और शाम को पार्टी के लिए नर्म लगें। उसने लेखिका की जरूरत के हिसाब से अपने काम को पेश किया। हमेशा सोचें, सुनने वाले के लिए इसमें क्या है। ये तो सचमुच स्मार्ट तरीका है। बातचीत में और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि हम ज्यादा पॉलिश और प्रभावी लगे? कुछ छोटी छोटी गलतियों से बचना चाहिए, जैसे किल द क्विक मी टू। अच्छा, वो क्या है? अगर आप में और सामने वाले में कुछ समान है, मान लीजिए आप एक ही शहर से हैं, तो ये सुनते ही तुरंत उछल कर ना बताएं। थोड़ा इंतजार करें, बातचीत को आगे बढ़ने दें, फिर सहजता से इसका जिक्र करें। इससे आप ज्यादा आत्मविश्वासी लगते हैं, न कि ऐसे कि आप रिश्ता बनाने के लिए उतावले हैं। और मजाक उड़ाने के बारे में क्या कहा गया है? आजकल तो काफी चलता है। हाँ, पर किताब कहती है ट्रैश द टीजिंग। कभी भी किसी का भी मजाक न उड़ाएं, चाहे कितना ही हल्का क्यों ना लगे, खासकर ग्रुप में या किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के सामने। लुई की डिनर पार्टी का वो उदाहरण याद है? हाँ, जहाँ बॉस नाराज हो गए थे।
हाँ, एक मेहमान के हल्के से मजाक ने बॉस को इतना नाराज कर दिया कि शायद उसका करियर ही दांव पर लग गया। आप कभी नहीं जानते कि सामने वाले को क्या बुरा लग जाए। तो सुरक्षित रहें, मजाक से बचें। ये बातें तो बिल्कुल ध्यान रखने वाली हैं। अब आते हैं जुड़ाव महसूस कराने पर। कैसे लोगों को लगे कि हम उन्हें समझते हैं, हम उनके जैसे हैं, अपनापन कैसे जताएं? इसके लिए कुछ बहुत ही सूक्ष्म लेकिन शक्तिशाली तकनीकें हैं। एक है इकोइंग। इसका मतलब है सामने वाले व्यक्ति द्वारा इस्तेमाल किए गए खास शब्दों को संज्ञा, क्रिया, विशेषण अपनी बातचीत में दोहराना। अच्छा, नकल नहीं। नहीं, नकल करना नहीं है, बल्कि उनकी भाषा अपनाना है। जैसे अगर कोई अपने बच्चे के लिए टॉडलर शब्द इस्तेमाल करता है, तो आप भी किड या चाइल्ड की जगह टॉडलर कहें। अगर वो अपने वीकेंड होम को शैले कहते हैं, तो आप उसे कैबिन न कहें। इससे अवचेतन स्तर पर उन्हें लगता है कि आप उनकी दुनिया और उनकी भाषा समझते हैं, आप उनकी तरह सोचते हैं। ये तो बहुत बारीक बात है, वाकई। और कोई तरीका? एक और दिलचस्प है, द प्रीमैच्योर वी। प्रीमैच्योर वी। हाँ, यानी बातचीत में जल्दी ही हम, हमारा, हमें जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना। ये तुरंत एक साझा एहसास, एक टीम वाली भावना पैदा करता है, भले ही आप अभी मिले हों। जैसे किसी पार्टी में बफे लाइन में खड़े होकर पास वाले अजनबी से कहना, वाह, लगता है हम दोनों को ही स्प्रिंग रोल पसंद है। अच्छा। या यहाँ हमारे लिए कितना अच्छा इंतजाम है ना। ये छोटी सी चीज तुरंत दूरी कम करती है और एक अनकहा कनेक्शन बनाती है। कमाल है। ये छोटी छोटी चीजें वाकई बड़ा फर्क डाल सकती हैं। आखिर में तारीफ करने की कला पर बात करते हैं। सीधी तारीफ कई बार चापलूसी या बनावटी लग सकती है। क्या तारीफ करने के बेहतर तरीके हैं? हाँ, बिल्कुल। किताब कुछ अप्रत्यक्ष और ज्यादा असरदार तरीके बताती है, जैसे ग्रेपवाइन ग्लोरी। ग्रेपवाइन ग्लोरी। हाँ, यानी किसी तीसरे व्यक्ति के जरिए तारीफ पहुंचाना। आप किसी कॉमन दोस्त से कहें, जरा प्रिया को बताना कि उसका प्रेजेंटेशन कमाल का था। जब वो दोस्त ये बात प्रिया तक पहुंचाएगा तो उसका असर ज्यादा होगा, क्योंकि ये अप्रत्यक्ष रूप से आई है, भरोसेमंद लगती है। और अगर हमें किसी की खासियत की सीधी तारीफ करनी हो, कोई बहुत स्पेसिफिक चीज, उसके लिए है किलर कॉम्प्लीमेंट। ये किसी व्यक्ति की किसी खास, अनोखी और निजी खूबी की तारीफ होती है, जो अकेले में पूरी ईमानदारी से की जाती है। ये सामान्य तारीफ नहीं होती, आप अच्छे लग रहे हैं, बल्कि कुछ विशिष्ट होती है, जैसे आपकी ईमानदारी सच में काबिले तारीफ है, या आपकी आंखों में गजब की सच्चाई झलकती है। क्रिस्टीन का वो उदाहरण याद है? हाँ, जिससे उसके दांतों की तारीफ सालों बाद भी याद थी। बिल्कुल। ऐसी तारीफ दिल पर असर करती है, लेकिन इसके नियम हैं। अकेले में कहें, पूरी ईमानदारी से कहें और इसे बार बार न दोहराएं। और जब कोई हमारी तारीफ करे तो उसे स्वीकार कैसे करें? सिर्फ शुक्रिया कहना काफी है? लोन्स कहती हैं कि सिर्फ शुक्रिया थोड़ा अधूरा सा लगता है। बूमरैंगिंग तकनीक का इस्तेमाल करें। बूमरैंगिंग? हाँ, तारीफ को वापस तारीफ करने वाले की ओर मोड़ें। उनकी उदारता या ध्यान देने की क्षमता की तारीफ करें। जैसे अगर कोई कहे, आपकी ड्रेस बहुत सुंदर है, तो जवाब दें, आप कितने दयालु हैं जो आपने ऐसा कहा, या बहुत अच्छा लगा कि आपने ध्यान दिया। ली गई कुछ चुनिंदा पर बेहद असरदार तरकीबें, पहली छाप के जादू से लेकर बातचीत शुरू करने, उसे गहरा बनाने, वीआईपीज की तरह बात करना, अपनापन जताने और तारीफ करने की कला तक, काफी कुछ है इसमें। हाँ, और ये याद रखना जरूरी है कि ये महज नुस्खे नहीं है। इनमें महारत, जाहिर है, अभ्यास से आती है। इनका मकसद जोड़ तोड़ करना नहीं, बल्कि बातचीत में ज्यादा संवेदनशील, जागरूक और प्रभावी बनना है। ये तरकीबें हमें लोगों से जुड़ने, उन्हें बेहतर समझने और मजबूत रिश्ते बनाने में मदद कर सकती हैं, वो भी बिना सामाजिक जानकारी के बोझ से दबे। जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं सुनने वालों के लिए। किताब में द ग्रेट स्कोर कार्ड इन द स्काई का जिक्र है, एक तरह का अदृश्य हिसाब किताब जो हमारे रिश्तों में चलता रहता है। किसने किसके लिए क्या किया, किसने कितना सम्मान दिया, किसका पलड़ा भारी है। क्या वाकई हमारे रिश्तों में, चाहे वो पेशेवर हो या निजी, ऐसा कोई अनकहा स्कोर कार्ड होता है? और अगर होता है तो इस बात की जागरूकता हमारे व्यवहार और रिश्तों को कैसे प्रभावित कर सकती है, इस पर सोचिएगा जरूर। आज की इस गहरी चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद।